हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि फरवरी 9 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे, बीजेपी स्वीप कैपिटल। आज का लगभग पूरा का पूरा द हिंदू है ना, 15 पेजेज में से लगभग जो 6 पेजेज है वो पूरा का पूरा इसी न्यूज को डेडिकेटेड है। दिल्ली के जो इलेक्शंस हैं उनको लेके बीजेपी की जो थंपिंग मेजोरिटी आई है दिल्ली के इलेक्शंस में। 5 फरवरी दिल्ली में क्या कंडक्ट हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन कंडक्ट हुए। एंड जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और जो नेशनल पार्टी है हमारी कांग्रेस, ये तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर आपको जो कंटेस्ट है वो देखने को मिल रहा था। और इस कंटेस्ट में बाजी मारी है बीजेपी ने। बीजेपी इस तरह से क्या कर रही है, 26 ईयर के बाद दिल्ली में पावर में वापस आ रही है। यानी कि अब से 26 ईयर पहले बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी एंड बीजेपी की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में। बट 26 ईयर के बाद है ना, उसके बाद जो शीला दीक्षित, कांग्रेस लेड शीला दीक्षित की गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लेड आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। इस तरह से 26 साल निकल गए बीजेपी को दिल्ली की पावर में वापस आने के लिए। तो 26 साल लगे हैं, ठीक है। बट एक थंपिंग मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आई है ये, ठीक है। दिल्ली में जो टोटल सीट्स हैं वो 70 सीट्स हैं। 70 सीट्स में से 48 सीट्स बीजेपी को मिली हैं। 48 सीट आपकी बीजेपी को मिली हैं। वही 22 सीट्स आपके आम आदमी पार्टी को, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, उसको मिली हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और जिसने बहुत लंबे समय तक दिल्ली को रूल किया है, उसको कोई भी सीट नहीं मिली है। तो जो कांग्रेस पार्टी है उसको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि कैसे इतने साल पावर में रहने के बाद, दिल्ली में पावर में रहने के बाद, आज वो इस हालात तक पहुंच गई है कि उसे एक भी सीट नहीं मिली है। मतलब बहुत सारी सीटों पे तो इनकी जमानत जब्त हो गई है, ठीक है। तो ये तो रहा सीटों का ब्यौरा। अगर बात करें बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीटों की, तो 2 गुने से भी ज़्यादा सीटें आई हैं बीजेपी को, ठीक है। बट जब हम वोट शेयर की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो अगर बात करें वोट शेयर की, तो भले ही 48 सीटें मिली हैं बीजेपी को, बट वोट शेयर जो है 47.2% है। 47.2% वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 22 ही सीटें मिली हैं, बट वोट शेयर अगर इनका देखें तो 43.6%, यानी कि लगभग 3% का ही अंतर है वोट शेयर में। यानी कि वोट शेयर की जब बात होती है ना, मतलब 47% लोगों ने किसे वोट दिया, बीजेपी को दिया। 43% लोगों ने किसको दिया, आम आदमी पार्टी को अपना वोट दिया। यानी कि लगभग 3 से 4% का ही अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिल्ली में आने वाले समय में हमें एक स्ट्रांग गवर्नमेंट के साथ में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन देखने को मिलेगी। भले ही सीटें बहुत बहुत ज़्यादा कम हैं आम आदमी पार्टी की एज ए अपोजिशन, बट जो वॉइस है, पब्लिक की वॉइस है ना, 43% जो दिल्ली की पब्लिक है अभी भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है। तो एक स्ट्रांग अपोजिशन हमें देखने को मिलेगा, और एक स्ट्रांग अपोजिशन एक हेल्थी डेमोक्रेसी की बैकबोन होता है। क्योंकि अगर अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपका कमज़ोर होता है, इन दैट केस जो जो पार्टी जो भी पावर में आती है वो क्या हो जाती है, ऑटोक्रेट हो जाती है, अपने एजेंडा, अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए काम करने लगती है। ऑन द अदर हैंड, जब कभी भी एक स्ट्रांग अपोजिशन साथ में होता है किसी भी सरकार के, तो वो क्या करता है, सरकार को प्रोटेस्ट के माध्यम से, अपने डिसेंट के माध्यम से क्या करता रहता है, गाइड करता रहता है, डू एंड डोंट्स बताता रहता है। तो पॉलिसी मेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा 2019 में जब लोकसभा में जो हमारी सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 326 सीटें थी, ठीक है। तो बहुत सारे बिल्स है ना अपोजिशन की मंजूरी के बिना, बिना डिबेट के पास हो गए। तो ऐसा नहीं होता है जब आप एक स्ट्रांग अपोजिशन को साथ में लेके चलते हो। सो वैसा ही दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली के वेलफेयर के लिए अच्छी हैं ये चीज़ें, ठीक है। वहीं बात करें कांग्रेस के लिए, तो कोई भी सीट नहीं मिली है इन्हें, कोई भी सीट नहीं मिली है। और वोट शेयर भी सिर्फ 6.3% का है। यानी कि अब कांग्रेस को जो है दोनों ही एंड पे सोचने की जरूरत है, ठीक है। अब सीटें नहीं मिली आम आदमी पार्टी को, भले सीटें बहुत ज़्यादा नहीं आई बट वोट शेयर बहुत ज़्यादा है ना। बट कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई, ये भी कंसर्न का विषय है। इसके अलावा सिर्फ 6% लोगों ने ही दिल्ली के कांग्रेस को वोट किया। एक ऐसी पार्टी जो लंबे समय तक दिल्ली में जिसने रूल किया है, उसको 6% वोट आ रहे हैं। तो उसको चीज़ों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ लैग कर गए, ठीक है। उसके बाद क्या होने लगा है, मतलब जब ये इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, डिक्लेयर हो गए, फुल्ली डिक्लेयर हो गए, तो उसके बाद जो है
आरोप प्रत्यारोप अभी नहीं शुरू हुए हैं, एलिगेशंस एक दूसरे ने नहीं लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ नहीं बोला है। सब जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने बहुत ग्रेसफुली अपनी जो हार है उसको स्वीकार किया है। एक ऑडियो मैसेज भी आया अरविंद केजरीवाल का जिसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि हम एक स्ट्रांग अपोजिशन की भूमिका में रहेंगे एंड बीजेपी को दिल्ली के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए क्या करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे और फोर्स भी करेंगे। ठीक है, हालांकि जो दिल्ली के जो सीएम एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल वो अपनी सीट पे हार गए। डिप्टी सीएम जो एक्स डिप्टी सीएम हुआ करते थे मनीष सिसोदिया वो भी हार गए। यानी कि आम आदमी पार्टी की जितनी टॉप लीडरशिप थी कुछ एक को छोड़ के, आतिशी जो कि अभी सीएम है दिल्ली की, हालांकि आज उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, बट नए सीएम के आने तक वो क्या रहेंगी, चीफ मिनिस्टर रहेंगी, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर रहेंगी, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो उनको छोड़ के कालका जी सीट से बाकी जो जितनी भी टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की वो इस इलेक्शन में हार गई है। तो इसको तरह तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एस्पिरेशंस जो सपने जो ड्रीम्स अरविंद केजरीवाल ने दिखाए थे 10 साल पहले 11 साल पहले, उनको फुलफिल करने में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फेल कर गए और अपने पर्सनल एजेंडाज में लग गए। जो उनके पहले साथी हुआ करते थे आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि भाई पर्सनल एजेंडा के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, जो जिस मिशन के साथ पार्टी बनी थी उस मिशन को क्या कर दिया, कंप्रोमाइज़ कर दिया। कि किस मिशन के साथ आम आदमी पार्टी बनी थी, जब आपका 2011 में एक मास प्रोटेस्ट हुआ पूरे इंडिया में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से, यानी कि बहुत सारे करप्शन हो रहे थे। उस समय की जो यूपीए लेड कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो बहुत सारे स्कैम हो रहे थे, कोलगेट स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम। इन्हीं स्कैम्स के अगेंस्ट में ठीक है एक प्रोटेस्ट खड़ा हुआ जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्या डिमांड कर रहा था, एक लोकपाल की डिमांड कर रहा था, एक लोकपाल बिल की डिमांड कर रहा था। एक लोकपाल बिल की कि एक लोकपाल चाहिए और जो क्या करेगा, जितने भी करप्शन के मामले हैं उनकी जांच करेगा और इसकी रेंज में ना जितनी भी टॉप लीडरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट की इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो सब आएंगे। तो उसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट, उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे अन्ना हजारे, उसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, एज ए सेकेंड इन कमांड अन्ना हजारे लीड कर रहे थे, उनके जो सेकेंड इन कमांड थे वो जो अरविंद केजरीवाल थे। लेटर ऑन क्या हुआ कि वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ एंड जो है इलेक्शंस अनाउंस होने लगे एंड अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यही मौका है, एक हम पार्टी बना लेते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं और हम खुद लोकपाल लेके आएंगे। तो एक पार्टी का गठन हुआ लेटर ऑन, आम आदमी पार्टी, 26 जनवरी 2012 को। एंड जब इन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा तो बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आई थी, 26 सीटें आई थी, बट पहली बार के इलेक्शन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ठीक है, कांग्रेस के साथ इन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई, फिर लेटर ऑन इन्होंने रिजाइन कर दिया कि जो कांग्रेस है वो काम करने नहीं दे रही है हमें। उसके बाद दोबारा से दिल्ली में जब इलेक्शन होते हैं तो आम आदमी पार्टी को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलती है, 67 आउट ऑफ 70। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। मतलब 3 MLAs थे जो सिर्फ अपोजिशन में बचे थे, बाकी सारी की सारी सीटें किसको मिली थी, जो आम आदमी पार्टी है उसको मिली थी। तो एक स्ट्रॉन्ग सरकार मिली। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार जब पावर में आती है तो कुछ वेलफेयर के काम भी करती है, जैसे लोगों ने फ्री बीज भी बोला कि जो 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, पानी फ्री है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉमिस किए थे कि यमुना को साफ़ कर देंगे, दिल्ली की जो सड़कें होंगी वो वर्ल्ड क्लास हो जाएंगी। ठीक है, अब ये सब वादे पूरे नहीं हो पाए, ऊपर के 2 वादों को छोड़ के। इस इलेक्शन से कुछ दिन पहले ठीक है जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है उन पर आरोप लगते हैं करप्शन के। एंड करप्शन के आरोप ऐसे वैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, किस तरह के, लिकर स्कैम के, कि लिकर में स्कैम किया है। ठीक है, यमुना को साफ करने के नाम पे बहुत सारा फंड रिलीज किया गया, जिसको क्या किया इस गवर्नमेंट के जो मंत्री वगैरह हैं उन्होंने क्या कर दिया, खा लिया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो दिल्ली की जनता थी वो टोटली अगेंस्ट हो गई और इसका फायदा मिला बीजेपी को एंड रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, अब ये तो एक पॉलिटिक्स की बात होगी। अब इसके बारे में डिबेट हो रही है कि क्या जो एक जो फ्री भी दिल्ली जिसको बोला जाता था कि दिल्ली वाले सिर्फ उन्हीं को वोट करते हैं, है ना, जो उन्हें फ्री में कुछ देता है। ठीक है, एंड बीजेपी जीत के आ गई है, तो उन्होंने कहा कि इज दिस द डिफीट ऑफ फ्री वी पॉलिटिक्स। ठीक है, बीजेपी गुड गवर्नेंस के नाम पे आई है, तो क्या ये जो फ्री वी पॉलिटिक्स है उसका अंत है? तो इसका आंसर ना है। अगर ध्यान से देखो बीजेपी के पूरे इलेक्शन कैंपेन को, ठीक है, तो फ्री भी बांटने में ये भी कहीं पीछे नहीं रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि हम बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम है, मतलब 2500 रुपये देंगे वुमेन्स को, तो एक तरह की ये भी फ्री भी है ना,
जब केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि हम 2100 देंगे, उसको फ्री भी कह दिया। तो जब ये 2500 देने की बात कर रहे हैं तो ये भी फ्री भी है। इसके अलावा जो बीजेपी है उसको अनाउंस करना पड़ा कि जब हम पावर में आएंगे तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल इनसिक्योर ना फील करिए कि आपकी जो प्रीवियस आम आदमी पार्टी की ये फ्री बिजली पानी वाली जो स्कीम से बंद कर दी जाएंगी, ये सारी कंटिन्यू रहेंगी। तो अरविंद केजरीवाल की स्कीम प्लस बीजेपी ने कुछ अपनी फ्रीवीज दी हैं। उसके बाद जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो अब दिल्ली में आई है। तो ये कहना तो बिल्कुल बेसलेस है कि गुड गवर्नेंस के ऊपर वोट मिला है। गुड गवर्नेंस के ऊपर वोट नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी भी ये जो दिल्ली का जो इलेक्शन है वो फ्री भी बेस रहा है, क्योंकि दिल्ली में खर्चे बहुत हैं, बहुत महंगा शहर है। ऐसे में अगर लोगों को कुछ राहत मिल जाती है तो लोग वोट कर देते हैं उसको जनरली, ठीक है। तो ये फ्री भी पॉलिटिक्स का अंत नहीं है, ये फ्री भी पॉलिटिक्स का, है ना, एक दूसरा, है ना, ट्रांसफॉर्म आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है जिसको बीजेपी ने अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा कि वुमेन वेलफेयर के नाम पे बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आयुष्मान भारत को प्रमोट किया जो दिल्ली में अभी लागू नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउस फॉर ऑल, इसको भी प्रमोट किया गया। तो एक तरह का ये भी फ्री भी है, ठीक है। तो बात करें अगर दिल्ली की, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी तो फिर आपकी चंडीगढ़ भी है, वहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं होते? तो उसका आंसर है आपका एक अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट 1991। 69th अमेंडमेंट 1991 ये दिल्ली में क्या करता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना करता है। इसके अलावा बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह होगी, ठीक है। दिल्ली को जो यूनियन टेरिटरी 1956 में ही बना दिया गया था, बट दिल्ली में वैसा ही मतलब वैसा ही हाल था जैसा चंडीगढ़ में होता है या फिर दमन दीव में होता है या फिर आज लद्दाख में हो रहा है, मतलब आम यूटी जैसी ही हुआ करती थी। बाद में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके थ्रू क्या किया गया, दिल्ली को एक स्टेट जैसा, है ना, स्ट्रक्चर दिया गया, है ना। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या था, एक तो पॉलिटिकल एम्बिशंस कह सकते हैं, पार्टियां बहुत बड़ी हो रही थी और बहुत जो सपोर्टर्स थे, नेता थे, वो बढ़ते जा रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं पेसिफाई करने के लिए। दूसरा क्या था कि हम अपनी दिल्ली में ही एक डेमोक्रेसी का एक अच्छा मॉडल एस्टेब्लिश करके दिखाएं अपनी कैपिटल में ही। तो इस सोच के साथ ये जो 69th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किया गया था। 69th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड इन 1991 गिविंग दिल्ली द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी, जिस दिल्ली को यूनियन टेरिटरी कहा जाता था उसे क्या कहा जाने लगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। द अमेंडमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एक्ट क्या कहता है कि दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी जिसमें कितनी सीटें होंगी, 70 सीट्स होंगी। इसके अलावा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसमें इंक्लूडिंग कितने होंगे, चीफ मिनिस्टर के साथ 7 लोग होंगे, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो एक लिमिट लगा दी गई। इसके अलावा जो दिल्ली है उसको रीनेम कर दिया गया, एनसीटी दिल्ली कहने लगे इसको हम, यूटी दिल्ली की जगह। लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज एस्टेब्लिश फॉर एनसीटी, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज एस्टेब्लिश फॉर एनसीटी। द लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज अपॉइंटेड टू एडमिनिस्टर द एनसीटी। द लेजिस्लेटिव असेंबली कुड मेक लॉज फॉर एनसीटी। तो मतलब एक तरह से स्टेट जैसा स्ट्रक्चर दे दिया गया, बट इसे स्टेट डिक्लेयर नहीं किया गया। और इसी को लेके कन्फ्लिक्ट रहता था, आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल के टाइम पे बोलते थे एलजी काम नहीं करने देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो यूटी जो होती है उसमें किसका डोमिनेंस होता है, जो गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। बट दिल्ली में क्या था, दिल्ली यूटी है बट इसको क्या बना दिया गया है, एक इसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डाल दी गई है। तो इस वजह से दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर है वो साफ देखने को दिखाई पड़ता है। देखते हैं अब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद क्या ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है या फिर एजिटेट चलता रहता है, ठीक है। आई थिंक खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु बार्स माइनर फ्रॉम एंगेजिंग विद रियल मनी गेम्स, ठीक है। अगर किसी प्रॉब्लम को, ऐसा बोला जाता है कि अगर हम ठान लें कि कोई प्रॉब्लम खत्म करनी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है और ऐसा करके दिखाया तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तमिलनाडु आजकल जो पूरी दुनिया, इंडिया तो छोड़ो, पूरी दुनिया एक चीज़ से परेशान है, बच्चों के मोबाइल एडिक्शन से। और उस मोबाइल एडिक्शन में सबसे ज़्यादा वरीड चीज़ है बच्चों का ऑनलाइन गेमिंग में इंडल्ज होना। क्या होता है, बच्चे बचपन से ही गैम्बल करना सीख जाते हैं, और जब वो बचपन से ही गैम्बल करना सीखने लगते हैं तो क्या होने लगता है, जो उनके अंदर मेहनत करने की जो एक
विल होती है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जाती है। वो कहते हैं कि नहीं बस एक बार एक वन शॉट लगने दो एंड है ना वी विल बिकम रिच। तो वो जो मेहनत करने की झील होती है, पढ़ाई करने की झील होती है, वो उनके अंदर खत्म हो जाती है। तो ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में एक क्या है, ना सिर्फ हमारे बचपन को खराब करता है बल्कि हमारे पूरे करियर को खराब करके रख देता है। तो ऑनलाइन गेमिंग पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए क्या है, चिंता का विषय है। और इसी इशू को टैकल किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया है ऐसे लोगों के लिए जिनकी एज 18 ईयर से कम है, 18 साल से कम है। और ऐसा नहीं है कि बस बैन कर दिया, इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनाया गया है। एक इन्होंने अथॉरिटी बनाई, द तमिलनाडु नेशनल गेमिंग अथॉरिटी, जिसको चेयर कर रहे थे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मोहम्मद नसीमुद्दीन। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रॉपर रोड मैप दिया है कि कैसे जो 18 ईयर से नीचे के बच्चे हैं उनको कैसे ऑनलाइन गेमिंग में इंडल्ज होने से रोका जाए। तो बहुत सारे इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। इन्होंने कहा है कि देखो ऑनलाइन गेमिंग जितनी भी साइट हैं या ऐप हैं उनको सीधे इंस्ट्रक्ट किया है कि अब आप देखो जो रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, लॉग इन आईडी पासवर्ड देते हो ना, वो आप सिंपली नहीं दोगे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आधार वेरिफिकेशन से क्या हो जाएगा, जो पर्सन है उसकी एज पता चल जाएगी कि 18 ईयर का है। ठीक है, अगर आधार वेरिफिकेशन करते टाइम अगर ये पता चल गया कि 18 ईयर से कम का है तो क्या होगा, जो उसका रजिस्ट्रेशन है जो है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। इसके अलावा ओटीपी की जरूरत होगी, है ना, आधार वेरिफिकेशन फॉलोड बाई सेकेंडरी लेयर ऑफ वेरिफिकेशन यूजिंग वन टाइम पासवर्ड सेंड टू मोबाइल नंबर लिंक टू द रेगुलेशन मैंडेट दैट कंटिन्यूअस कॉशन मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द लॉग इन पेज। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है, ठीक है, 18 प्लस वाले का भी, तो उसे हर घंटे क्या दिया जाएगा, एक पॉपअप के थ्रू एक मैसेज दिया जाएगा कि आपको गेम खेलते हुए 1 घंटा हो गया है। यानी कि आप बताओगे ताकि कोई पर्सन अगर उसको क्विट करना चाहे तो वो चुपचाप क्विट करके वहां से निकल जाए। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने कहा है कि द रेगुलेशन ऑल्सो मैंडेट दैट कंटिन्यूअस कॉशन मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द लॉग इन पेज विच विल रीड ऑनलाइन गेमिंग इज एडिक्टिव इन नेचर। ठीक है, कि एक है ना लॉगिन के टाइम पे भी क्या होना चाहिए, है ना, एक मैसेज पॉपअप होता रहना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग है ना इज एडिक्टिव टू नेचर। ठीक है, इसके अलावा स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड ब्लैंक आवर्स डिक्लेयर किए गए हैं। कब से लेके कब तक, रात के 12 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक। इस समय जो गेमिंग साइट्स हैं, ऐप्स हैं, उनको खुद को क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे हैं या फिर 18 ईयर से ऊपर के लोग भी हैं जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो भी गेम ना खेल पाए, क्योंकि गेम का एडिक्शन लोगों को है ना बहुत मेंटली इल बना देता है। ठीक है, आज आप हमारे जो सोसाइटी में जो आप वॉयलेंस देख रहे हो, जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस देख रहे हो, एंड जो इम्पेशेंट देख रहे हो कि मतलब लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं बचा, है ना, उसका रीजन है ये ऑनलाइन गेमिंग। और इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, प्रॉपर रोड मैप इन्होंने हर तरीके से ऑनलाइन गेमिंग को फॉर टीनेजर्स, जो 18 साल से नीचे के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बैन करने की पूरी कोशिश की है। अब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, तो एक प्रॉपर ड्राफ्ट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जज ऑर्डर्स टेम्परेरी हॉल्ट टू डिसमेंटलिंग यूएस एड। ठीक है, यूएस एड बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया है कि इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो करंट प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि मैं इसको करने जा रहा हूँ शट डाउन। और एकदम से शट डाउन नहीं करेंगे, पहले इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा। इन्होंने कहा कि देखो यूएस एड में काम कर रहे हैं 10,000 लोग पूरे दुनिया में, एंड इसको रिड्यूस करके कितने पे लाया जाएगा, 300, मतलब 300 से नीचे ही होंगे, ऊपर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ताकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से देखें हम 300 लोगों से चला के कि चलता है ना कि नहीं चलता है, करप्शन फैलता है कि नहीं फैलता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एलिगेशन है यूएस एड पे कि जो यूएस एड है ना, इसने बहुत फ्रॉड किया है यूएस की गवर्नमेंट के साथ ऑन द बेसिस ऑफ एड। कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कैसे श्रीलंका में $7.9 मिलियन दिया गया लोगों का एक्सेंट ठीक करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट को भी मदद कर रहा है। इन्होंने एक जो फूड प्रोग्राम चलाया था उसके नाम पे $2.9 मिलियन
खर्च किए और पता चला कि ये जो 2.9 मिलियन डॉलर है किसको पहुंचा, जो अलकायदा लिंक एक टेरर ग्रुप है उसको दिए गए। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी जो फर्जी स्कीम मतलब फर्जी स्कीमों में दिखाया कि हमने यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी स्कीम इन्होंने दिखाई जो दुनिया में कहीं पे चल ही नहीं रही है। तो दैट इज़ भाई हम इसको क्या करना चाहते हैं, कट शॉर्ट करना चाहते हैं और फाइनली इसको शट डाउन करना चाहते हैं। देखो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत सिंपल एजेंडा है कि हम फ्री में किसी को कुछ नहीं देंगे। तो यूएस एड उनके लिए क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी है। यूएस एड क्या करता है ना, यूएस एड के अकॉर्डिंग क्या करता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जाके क्या करता है, इन्वेस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई हम क्यों मतलब इन्वेस्ट करें, बदले में वो कंट्री भी तो हमें कुछ दे। एक ऐसा कंट्री जो हमें बदले में कुछ नहीं दे रहा है, ना हमसे ट्रेड कर रहा है, ना हमसे कुछ परचेज कर रहा है, और हम आप जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या है, बर्थलेस है। बट जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो है ना, ऐसा मतलब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे तो कह नहीं सकते कि आप हमसे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई हमसे ट्रेड नहीं कर रहा है तो हम बंद कर दे रहे हैं या फिर हम नहीं करना चाहते। प्रॉपर एलिगेशन लगाने पड़ेंगे, तो ये प्रॉपर एलिगेशन लगाए गए हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, 30 दिन का टाइम दिया गया, 30 डेज का टाइम दिया गया कि 30 डेज के अंदर जितने भी ये 10,000 लोग हैं ना, छोड़ छोड़ के वापस आ जाएं। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया है, जो जज हैं वहाँ के फेडरल कोर्ट के, उसने हॉल्ट कर दिया कि भाई 30 डेज ना थोड़े कम है, इसको टाइम को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतने दिनों में मतलब इतनी जल्दी इतने कम टाइम पीरियड में अपने बीवी बच्चों को साथ लेके फिर वहाँ का जो सिस्टम है उसको रैप करके एंड वापस आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो 30 दिन बहुत कम है, अभी हम हॉल्ट कर रहे हैं, तब तक जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बार रीथिंक कर ले, है ना, उसके बाद एक अच्छी सी डेडलाइन दे, तब क्या करे, ये जो लीव दिए आपने, है ना, एकदम से सडन लीव दिए, इनको इम्प्लीमेंट करें। तो अभी के लिए इसको हॉल्ट कर दिया गया। यूएस एड जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्या है ये यूएस एड? ठीक है, यूएस एड को बनाया गया था 1961 में। यूएस एड 1961 में बनाया गया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, किसके, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने बनाया था अंडर द फॉरेन असिस्टेंट एक्ट। ठीक है, हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है, इट इज एन इंडिपेंडेंट यूएस गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविलियन फॉरेन एड एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एड एजेंसी इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ ऑफ ऑल यूएस फॉरेन असिस्टेंट। ठीक है, अगर बात करें इसके एम की, तो गरीबी को ख़त्म करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ये इसके मेन एम है। ठीक है, अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन कर रहा है यूएस एड, इसके की फंक्शन क्या है, तो की फंक्शन की बात करें, एनजीओ को फंड करना, फॉरेन गवर्नमेंट को फंड करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करना, ना इनके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको फंड करना, सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना एंड क्लाइमेट एक्शन पे काम करना। तो ये इसके की एक्शंस हैं। ठीक है, अब देखो इंडिया पे क्या इसके इम्प्लीकेशन पड़ने वाले हैं। हाँ, इंडिया पे इसके नो डाउट इम्प्लीकेशन पड़ेंगे, क्योंकि यूएस एड बहुत सारा इन्वेस्टमेंट देता है इंडिया को, in the name of health care, in the name of water and sanitation, in the name of education, तो उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड जो यूएस एड है, ऐसा पाया गया है कि जो एनजीओ जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं, इनको भी फंड करने का काम करता है। तो उस एंड पे इंडिया को थोड़ी राहत मिलने वाली है, बट ओवरऑल इंडिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो फंडिंग है ना उसे यूएस एड से मिल रही थी, वो अब नहीं मिल पाएगी। चलिए नेक्स्ट, ईरान खमेनी मीट टॉप हमास लीडर्स इन तेहरान। जो इजराइल के जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, ठीक है, इन्होंने हमास के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे बात करी, और जो करंट डिपोर्टेशन सिचुएशन है, ट्रंप क्या कर रहे हैं, गाजा को है ना एक्सीड कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, एंड लोगों को जो वहाँ पे पैलेस्टीनीज रहते हैं उनको परमानेंटली कहीं दूसरी जगह इजिप्ट जॉर्डन जैसी कंट्रीज में भेज रहे हैं। इसी को लेके बात हुई थी। एंड जो ईरान के जो टॉप लीडर हैं उन्होंने क्या किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है मतलब हमास को कि आपने इजराइल के अगेंस्ट, है ना, जो जाइनिस्ट फोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट बहुत ब्रेवरी से लड़ा और एक जीत हासिल की। मतलब सीज फायर इनकी नज़र में क्या है, जीत है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखो यूएस अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा हम पे, तो अब हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और भी ज़्यादा साथ काम करने की ज़रूरत है और हमें यूएस से डरने की ज़रूरत नहीं है। यूएस को हम उसी की लैंग्वेज में क्या करने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। ठीक है, तो देखो शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को ये मीटिंग पसंद नहीं आएगी कम से कम। ठीक है, तो इजराइल पर जो मैक्सिमम प्रेशर की जो डॉक्ट्रिन अभी इम्पोज की है डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना, ये मैक्सिमम जो प्रेशर है उस तक ना चली जाए। ठीक है, बात करें अगर ईरान की, तो ईरान हमारे वेस्ट एशिया में एक कंट्री है, वेस्ट एशिया में एक कंट्री है।
इसके बगल में देखो आप, है ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। ऊपर आपको तुर्कमेनिस्तान भी देखने को मिल जाएगा, अजरबैजान देखने को मिल जाएगा, आर्मेनिया देखने को मिल जाएगा, टर्की देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा सीरिया, इराक देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके पड़ोसी कंट्री हैं, लगभग 8, ठीक है। ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ कैस्पियन सी, ये वाला कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी। बात करें ईरान की तो इसको ऑफिशियली क्या बोला जाता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बोला जाता है। 1925 तक इसका नाम क्या हुआ करता था, पर्शिया हुआ करता था, वेस्ट एशिया का एक कंट्री है। अगर बात करें कैपिटल की तो कैपिटल इसकी तेहरान है, तेहरान। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पर्शियन लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन प्रेसिडेंट है, और गवर्नमेंट कैसी है, थियोक्रेसी है, ठीक है। प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी होती है, बट जो सुप्रीम लीडर है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट के डिसीजन को भी पलट सकता है, ठीक है। तो थियोक्रेसी, इस्लामिक रिपब्लिक, यूनिटरी स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पॉपुलेशन की बात करें तो 8 करोड़ की पॉपुलेशन है। करेंसी इनकी ईरानियन रियाल है, और एक और करेंसी है इनकी तोमान। अगर बात करें रिलीजन की तो यहाँ पे जो मेजर रिलीजन फॉलो किया जाता है वो इस्लाम है, और इस्लाम का कौन सा सेक्ट है यहाँ पे, शिया सेक्ट सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो ये है आज का द हिंदू। तो मिलते हैं हम लोग कल, यानी कि 10 फरवरी के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।